Hello everyone, this is Dheeraj Suri. I have been teaching to students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996. So today in this class I'm going to give you a brief introduction of a new subject which has been introduced in BA Economics Honors semester 5, and the name of the subject is Introductory Development Economics. See, this subject was there in the old syllabus as well. वहाँ पे इसका नाम था, the name of this subject was Development Economics. ये सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में था, पहले सेमेस्टर 5 में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 1, सेमेस्टर 6 में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2. अभी भी दोनों सेमेस्टर में है, 5 में भी है, 6 में भी है. 5 में इसका नाम हो गया इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और 6 में इसका नाम हो गया डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस. मुझे याद है बहुत साल पहले, लगभग 10-12 साल पहले, इस सब्जेक्ट को डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस के नाम से ही पढ़ाया जाता था. फिर इसका नाम चेंज किया सेमेस्टर सिस्टम में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, और अब वापस वहीं जा रहे हैं. पहले इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और उसके बाद सेम 6 में जाके डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस. देखिए, ये जो सब्जेक्ट है मेनली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ जगहों पे न्यूमेरिकल पोर्शंस है. आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, क्या आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, कौन सा पोर्शन ज़्यादा मुश्किल है, कौन सा कम मुश्किल है, कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ थोड़ा कम फोकस से भी काम चल जाएगा. कुछ ब्रीफ बातें यहाँ पे होंगी, बाकी डिटेल तो लेक्चर जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको. ये मैंने अपनी वेबसाइट का पेज खोला हुआ है, आप इस पे जा सकते हैं. वेबसाइट खोलेंगे primeacademy.in, यूजी कोर्सेज में आएंगे, इकॉनर्स DU, इकॉनर्स M5 में जाएंगे. तो M5 में जाकर यहाँ पे आपके पास सारे पेपर्स आ जाएंगे. अभी ये पेपर है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे जो मैंने अभी खोला हुआ था. तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें. देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको मिलेंगे फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स. इस सब्जेक्ट के पूरे फुल कोर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे. लेक्चर्स के अंदर हम कोशिश करते हैं जितने भी थ्योरी पोर्शन हैं उनको डिटेल में कवर करने की, न्यूमेरिकल्स को कवर करने की, जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की, और जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन की. कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा है नया सब्जेक्ट है, तो पास्ट ईयर्स कहाँ से आएंगे. मैंने पहले बताया आपको कि ये सब्जेक्ट का नाम जरूर नया है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत पहले से इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3rd ईयर में पढ़ाया जाता रहा है. कुछ कंटेंट नया है, कुछ पुराना है. अभी बताऊंगा कौन सा नया है कौन सा पुराना है. जो पुराना है उसके पास्ट ईयर्स के पेपर भी हैं और पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और जो नया ऑब्वियसली उसके अभी पास्ट ईयर्स तो कोई हुए नहीं थे. हम उसके ऊपर अपने आप से कुछ क्वेश्चन डेवलप करके आपको उनके सॉल्यूशंस करके देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो पहली चीज़ जो आपको हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या है, वीडियो लेक्चर्स. उसके बाद आपको मिलेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF नोट्स. इस सब्जेक्ट के PDF फॉर्म में नोट्स आपको मिलेंगे. नोट्स के अंदर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, MCQs प्रोवाइड किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हमें कैटेगरी बनाते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस कीजिएगा. साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव सेशंस. लाइव सेशंस में क्या होता है, आप पढ़ेंगे, जब आपकी क्वेरीज होंगी तो हमारे साथ आप 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं. जो बच्चे हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं हम उनको लाइव सेशन के लिंक्स प्रोवाइड करते हैं और लिंक्स के थ्रू वो ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को डिस्कस करते हैं. आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट. जब आप कोई चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे उस चैप्टर के एंड में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा. उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपको पता चलेगा कितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई, क्या अभी कमी रह गई है. ठीक है, उन मॉक टेस्ट के बाद भी आपको मालूम चलेगा कहाँ कहाँ आपको डाउट्स है, वो आप डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं. और जो लेक्चर्स है मैंने बता दिया वो कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स को कवर करते हैं. फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जामिनेशन में क्या ज़्यादा फोकस से पढ़ना है, किस पे थोड़ा कम ध्यान देने से भी काम चल जाएगा. राइट. इसके बाद देखिए, ये अभी यहाँ पे डेमो लेक्चर में एक ही लिंक मैंने लगाया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का. ग्रेजुअली यहाँ पे लिंक्स लग जाएंगे, जैसे कोर्स इंट्रोडक्शन में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लिंक यहाँ पे लग जाएगा कोर्स इंट्रोडक्शन के साथ. बाकी और डेमो ग्रेजुअली लगेंगे. अभी यहाँ पे लिंक पूरे लगे नहीं हैं क्योंकि मैंने बताया नया सब्जेक्ट आया है. रिकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे. डेमो क्विज में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा. कंप्लीट सीरीज तो आप जब कोर्स सब्सक्राइब करते हैं वहाँ मिलेगी. आप
क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कोई भी चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, जिस चैप्टर का क्विज यहाँ लगा है वो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी जब आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं डिटेल आपको डेमो क्विज मिलते हैं, क्विज सीरीज पूरी टेस्ट सीरीज। एक चैप्टर का हमने पीडीएफ लगाया ताकि आप देख सकें किस तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, उसका डेमो यहाँ पे लगा रखा है। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ दिया है, इसको मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा, थोड़ा सा एक बार आपको कोर्स समझा दूं कोर्स क्या है, फिर इसके ऊपर लेकर आऊंगा आपको कि एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी पहले कोर्स पे चलते हैं। देखिए जो नया सिलेबस आया है यूजीसीएफ 2024 के लिए, इसमें 4 यूनिट्स हैं आपके लिए। सबसे पहली यूनिट जो है वो आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस कराती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए पहले के सिलेबस में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक साथ पढ़ रहे थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ मॉडल्स आप मैक्रो में पढ़ते थे सेमेस्टर 4 में, अभी आपने नहीं पढ़े। वहां पे मॉडल्स है पुराने कोर्स में, सोलो मॉडल, रोमर मॉडल और भी कुछ मॉडल थे। बहुत टुकड़ों में फ्रेगमेंटेड वे में हम पढ़ा रहे थे, मतलब जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग। अभी सिलेबस को थोड़ा सा ज्यादा फाइन ट्यून कर दिया, एक नया सब्जेक्ट बना दिया है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब डेवलपमेंट आप अलग पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे एक अलग सब्जेक्ट है, ये आपके सामने आएगा। 3 कोर सब्जेक्ट हैं, गेम थ्योरी, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये कुछ पोर्शन इसका डेवलपमेंट में था पहले, कुछ पोर्शन इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में था, तो वहां से अलग करके इसको एक अलग सब्जेक्ट बनाया है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली इस बात पे फोकस करता है कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ क्या है, इनकम का, प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, ये जो क्वांटिटेटिव टर्म्स है इनकी कितनी ग्रोथ है, पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ रही है, कौन सी कंट्रीज की पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, किसकी कम है, इसको बढ़ाने के, इसको मेजर करने के क्या रास्ते हैं, उस पर फोकस करता है सब्जेक्ट। तो पहले डेवलपमेंट के साथ था, अभी अलग कर दिया है, मगर यहां पर भी एक यूनिट ग्रोथ के ऊपर है अभी भी, तो वहां पे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, बाकी एक सब्जेक्ट अलग मैंने बता दिया आपको मिलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम मेजर स्टडी करते हैं क्या, जीडीपी की टर्म्स में, प्रोडक्शन की टर्म्स में, कि इकोनॉमी में कितनी जीडीपी कितनी वैल्यू पे है, उसका पर कैपिटा मेजर क्या है, ये जो पैरामीटर्स हैं इन सबको मेजर करना सीखते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट जो है ये होलिस्टिक अप्रोच। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपको इनकम तो चेक करनी ही करनी है, साथ में अदर पैरामीटर्स हैं, जैसे जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी एजुकेशन कैसी है, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनके पास हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, हेल्थ अवेलेबल है या नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है, या उनकी क्वालिटी कैसी है, सैनिटेशन कैसी है, सफाई कैसी है, जहां लोग रहते हैं क्या वो जगह साफ है, या जहां वो रहते हैं वहां सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कें कैसी हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, साफ पानी अवेलेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबल कैसी है, घर की अवेलेबिलिटी कैसी है, लोग घर में रह पाते हैं कि नहीं, घर उनके पास हैं भी या नहीं है, क्या वो स्लम में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, उनको फ्रीडम कितनी है, क्या उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां हैं, जैसे आप डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि भाई ये इस कैटेगरी के लोग यहाँ नहीं आ सकते, उस कैटेगरी के लोग वहां नहीं जा सकते। ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे हो सकते हैं, सोसाइटीज में चलते हैं। तो यही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इनकम इज ओनली 1 पैरामीटर, वो ग्रोथ में पढ़ लिया, उसके अलावा क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब फैसिलिटीज जो आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं, ये आपके पास इनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सब्जेक्ट ये आपको पढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, जब लेक्चर आप पढ़ेंगे समझेंगे, मैं आपको बस अभी यहाँ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके सामने सबसे पहले पहली क्लास में ही आएंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ देश में रहने वाले लोग बहुत अमीर हैं, कुछ देश में रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं। ऐसा क्यों है कि एक पॉश कॉलोनी के साथ एक स्लम है। ये इंडिया में, साउथ एशिया में और लैटिन अमेरिका में आपको अक्सर नजर आएगा कि एक पॉश कॉलोनी है, उसके साथ में एक स्लम है। ये ऐसा क्यों है, ये डिफरेंसेस क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास पानी की, बिजली की, एजुकेशन की, हेल्थ की वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच फैसिलिटीज अवेलेबल हैं,
ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के पास जिंदा रहने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं है, उनको मीलों चलना पड़ता है पानी की खोज में, पानी लेकर आते हैं अपने घर में, उनके पास टैप वाटर अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों है कुछ बच्चों को स्कूल जाना ही नसीब नहीं होता, वो स्कूल नहीं जा पाते, उनको पता ही नहीं होता कि स्कूल में क्या होगा। शायद प्राइमरी एजुकेशन तक लिया, उसके आगे उनको लगता है कि यहीं तक स्कूल होता है, इसके आगे स्कूल की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ने की फैसिलिटीज हैं और कुछ के पास बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले आपके सामने आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि ऐसा क्यों है। फिर यहीं से जो आपकी क्वेरी स्टार्ट होगी, उसका आंसर ढूंढने में सब्जेक्ट ये आपकी हेल्प करेगा। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, मैंने बेसिक तौर पे आपको बताया है डेवलपमेंट क्या होता है, डिटेल यहाँ पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं, जहां पे आप इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपने पढ़ना है इस चैप्टर को। चैप्टर 1 है फ्रॉम टोड्रो एमपी एंड स्मिथ एससी। अभी आप प्लीज इन नंबर्स को, जो मैंने नंबर वीडियो लेक्चर्स लिखे हैं और ड्यूरेशन लिखा है, इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। अभी इसको इग्नोर अभी इसलिए कीजिए क्योंकि ये सब कुछ अभी रिकॉर्डिंग की स्टेज में है। ये टेंटेटिव नंबर वेबसाइट डेवलपर ने अपने हिसाब से लिख दिए हैं अंदाजे से, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे अपडेशन होता जाएगा। ये मान के चलिए लगभग ये पहला चैप्टर जो है ये आपका ऑलमोस्ट 60 to 80 मिनट्स में कंप्लीट होगा, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट होगा लेक्चर ये वाला, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस आपको 40 से 45 आवर्स में कंप्लीट करके दूं, ताकि आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा समय ना लगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर में मैं आपको लेके जा रहा था। सेकंड चैप्टर है कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी आपको पढ़ना है टोड्रो एमपी और स्मिथ एससी से। अभी आप इनको इग्नोर कीजिएगा प्लीज। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम पढ़ेंगे कंपैरिजंस ऑफ एवरेज नेशनल इनकम। सबसे पहला कंपैरिजन जो होता है बच्चों, वो इनकम से ही होता है। देखिए वो कहावत सुनी है आपने, बापू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सबसे पहले तो इनकम को ही देखा जाता है, क्योंकि जब इनकम होगी तो बाकी फैसिलिटीज फिर वहां पर अवेल हो पाएंगी। जब तक इनकम ही नहीं होगी तो बाकी फैसिलिटीज को अवेल करना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे एक जो लास्ट यूनिट आएगी वहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पॉवर्टी के नाम से। तो सबसे पहले चैप्टर में करेंगे हम लोग कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। आप डेवलप कंट्रीज को तो सोचते हैं तो आपको समझ में आता है जो नॉर्थ अमेरिका है या वेस्टर्न यूरोप है, जो कंट्रीज आपको नजर आता है डेवलप कंट्रीज हैं। और जब आप डेवलपिंग की बात करते हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं जहां बहुत पॉवर्टी है, तो आपको अफ्रीका नजर आता है, आपको साउथ एशिया नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये कंट्रीज आपको नजर आती हैं जहां पर इनकम लेवल्स बहुत कम हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कौन से नंबर्स आपको याद रखने हैं और कौन से नंबर्स को आप स्किप कर सकते हैं। डेटा यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा आपको डेटा पे ध्यान रखना होगा। फिर कुछ परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि इनकम में डिस्पैरिटीज क्या क्या हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सिर्फ मॉनेटरी ग्रोथ के बारे में बात नहीं करता, वो ह्यूमन लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, किन कंट्रीज में जो एवरेज एज है वो ज़्यादा है, किन कंट्रीज में एवरेज एज कम है, वो क्यों है, एजुकेशन क्या है, सैनिटेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अगला चैप्टर में इसके हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एचडीआई को हम लोग बनाते कैसे। फिर इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी का इंट्रोडक्शन है। ये सब आगे जाके मैंने बताया यूनिट 4 के अंदर डिटेल में आने वाले हैं आपके पास। यहाँ पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और एज स्ट्रक्चर। अलग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है आप देखते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट भी रिलेटिवली ज्यादा होता है डेवलप कंट्रीज से, इसलिए ग्रोथ रेट वहाँ पे ज्यादा नजर आता है। बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है, डेथ रेट थोड़ा कम ज्यादा होता है, इसलिए गैप ज्यादा नजर आता है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे आप देख रहे हैं इंडिया तो अब वर्ल्ड में पॉपुलेशन में नंबर 1 बन चुका है। सोशल फ्रैक्शनलिज्म, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सोशल फ्रैक्शनलिज्म मतलब सोसाइटी में जो लेयर्स है, स्ट्रेटा हैं, कि कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, या अदरवाइज भी पैरामीटर्स के बेसिस पे, जहाँ पे सोसाइटी में कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास कम रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी।
और क्या डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस कभी कन्वर्ज करेंगे? क्या ऐसा होगा कि इंडिया भी कभी यूएस की तरह अमीर देश बनेगा? जरूर होगा। क्या ऐसा होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज भी कभी रिच कंट्रीज बनेंगी? होप करनी चाहिए, जरूर बनेंगी। क्या ऐसा संभव है? इसके लिए कुछ डेटा हम लोग स्टडी करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ जो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये बात अब इनकम मेजरमेंट की आ जाती है, तो यहां से हटकर इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट के अंदर हम इस बात को नंबर्स के साथ इकोनॉमिक मॉडल बना के समझेंगे कि क्या ऐसा होना वाकई में पॉसिबल है या पॉसिबल ही नहीं है। यहां बस एक आपको ब्रीफ आइडिया मिलेगा। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है डिटेल में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है जी। फिर मैंने बताया आपको कैसे हम HDI कैसे कंप्यूट करते हैं। छोटा सा एक आर्टिकल है, उसके ऊपर बेस ये कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा है, तो 10 मिनट का काम है, सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा HDI। तो अब सेकंड यूनिट आती है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया था, आप इकोनॉमिक ग्रोथ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा उसका इनपुट है अभी, और सेकंड यूनिट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही है, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ हम थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ेंगे। डिटेल सब्जेक्ट ये अब मैंने बता दी, बार बार बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग सब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर आएगा। यहाँ कुछ कुछ थ्योरीज आप पढ़ेंगे। 4 तरह के मॉडल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है लीनियर स्टेज मॉडल, इसमें रोस्टॉव स्टेज ग्रोथ है, हैरोडामर ग्रोथ मॉडल है, ये पढ़ने वाले। उसके बाद सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड इज स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल्स, इसमें ल्यूइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज एंड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद थर्ड है, शायद चेंज की स्पेलिंग गलत है, ठीक करवा दूंगा थर्ड है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। इंटरनेशनल डिपेंडेंस क्या है, उस पर बहुत सारे मॉडल हैं। न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल, फॉल्स पैराडाइम मॉडल, ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस, ये सब टॉपिक्स थियोरेटिकल हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। और उसके बाद लास्ट है न्यू क्लासिकल काउंटर रिवॉल्यूशन। इसके अंदर आप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है सोलो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। ये यहाँ पे भी बहुत ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इसको इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे यूनिट जरूर है, मगर आप सब कुछ यहाँ ब्रीफली पढ़ेंगे। ये चीजें डिटेल में इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट में आपके सामने आएंगी। राइट, फिर से ये टोडेरो का चैप्टर नंबर 3 है, वहां से पढ़ना है। और इन नंबर्स को प्लीज अभी तो आप इग्नोर कीजिए, ये बाद में जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी प्रॉपर तब पता चलेगा कितने टाइम में खत्म हो रहा है। मैं कोशिश ये ज़रूर करूंगा कि मैं आपको 45 आवर्स के अंदर अंदर सब्जेक्ट ये रिकॉर्ड करके दूं, ताकि आपको समय ना लगे चीज़ों को समझने में। इसके बाद अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए, आप एक बात समझिए, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल से बात बोलता हूँ, भी टॉपिक्स पे आऊंगा। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं, या तो आप कहीं जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। जब हम इकोनॉमी वाइड बात कर रहे हैं तो एक इंडिविजुअल की बात होगी। इकोनॉमी वाइड बात कर रहे हैं तो ग्रोथ करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल होगा तो उस कैपिटल के बेसिस पे जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग काम कर पाएंगे। अब कैपिटल कहां से आएगा? अगर आप सेविंग करेंगे। सेविंग कहां से आएगी? अगर इनकम होगी तो। इनकम कहां से आएगी? अगर कैपिटल होगा। तो एक लूप में फंस गए। तो जो पुअर कंट्रीज में कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैपिटल नहीं है। लूप बन गया। अब इस लूप से बाहर कैसे आएंगे? ये जो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ये है क्या और इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? इसमें यह नर्क से रैगनर का एक आर्टिकल उसके बेसिस पे पढ़ने वाले। इसमें पढ़ेंगे साइज ऑफ मार्केट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड आइडिया ऑफ बैलेंस ग्रोथ। अभी सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ, डिटेल तो लेक्चर के अंदर जाके पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल चेंज एंड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है इकोनॉमी का। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए, मुझे ध्यान है जब मैं छोटा बच्चा था तो हरिद्वार के पास एक जगह है जहाँ मेरी बुआ रहती थी, और हम उनके घर जब छुट्टियों में जाते थे तो दिल्ली से वहां जाने में मतलब हालत खराब हो जाती थी। सड़कें ऐसी थी, गड्ढे उछल उछल के जाया करते थे। वहां जाके एक दिन तो पूरा लगता था कमर सीधी करने में, हालत खराब हो जाया करती थी। अभी क्या हो गया, अब यहां से जब जाते हैं तो ऐसे बढ़िया बढ़िया हाईवेज हैं, आपको पता भी नहीं चलता कब पहुंच गए। सोते सोते पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता पहुंच गए भाई, 3 घंटे में पहुंच गए। तब लगते रहे 6-7 घंटे, 8 घंटे, अभी 3 घंटे में पहुंच जाते हैं।
और बड़ी कंफर्टेबल जर्नी, पता ही नहीं चला। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल है खाली, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, तो वो बात यहां पे करेंगे। तो ये भी एक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। मार्केट साइज क्या है, और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे क्या कैसे फोकस किया जा सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो मोदी जी बोलते रहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो ये जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट करते हैं उसका क्या फायदा है और वो कैसे किया जा सकता है, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है लिंकेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए लिंकेजेस क्या होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे उस काम से मेरे बाद जो काम करेगा उसको क्या फायदा होगा, और मेरे से पहले जो काम कर रहा है उसको क्या फायदा होगा। मान लीजिए फैक्ट्री चलाता हूं और फैक्ट्री में कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता हूं, मेरे गुड्स जो है किसी के लिए इनपुट बनते हैं, वो मेरे गुड्स के बेसिस पे और आगे फर्दर प्रोसेसिंग करता है। मान लीजिए मैं मोबाइल फोन का मदरबोर्ड बनाता हूं और उस मदरबोर्ड को कोई मुझसे खरीदता है और खरीदने के बाद वो उससे पूरा मोबाइल फोन बनाकर बेचता है, तो ये फॉरवर्ड लिंकेज है। और मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं जिनसे मेरे प्रोडक्शन से उनको भी फायदा होता है, ये बैकवर्ड लिंकेज है। तो एक फर्म के प्रोडक्शन से आगे वाली फर्म्स को भी फायदा है, पीछे वाली फर्म को भी फायदा है। लिंकेज का कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत मजे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आप बेसिक आइडिया दे दी। एक बड़ा सब्जेक्ट, बड़ा चैप्टर है ये, इसमें टाइम लगेगा, 4-5 लेक्चर जरूर लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, नंबर सब अभी, ये नंबर सब टेंटेटिव लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद आता है जी स्ट्रैटेजीज फॉर। अच्छा, मैं एक चीज आपको बोलना भूल गया, जो मैंने बोला था बताऊंगा। अब तक जो भी कुछ आपने पढ़ा था वो सब नया था, मतलब जो पहले हम पढ़ते थे वो देवराज रे से पढ़ते थे, वो हटा दिया, ये सब अब नई रीडिंग्स लगी हैं। लेकिन ये जो लिंकेजेस चैप्टर है ये पुराना है, पहले भी था, ये सेम टॉपिक पहले भी था, पुराने कोर्स में था, अभी भी है। तो इसके पास क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके ऊपर जो टॉपिक्स है वो सब नए आए हैं, वो पहले कोर्स में हुआ नहीं करते थे। कुछ कुछ जगह पे कुछ टॉपिक्स थे, लेकिन वो देवराज रे की रीडिंग आती थी उसमें से पढ़ते थे, अभी चेंज हो गया सब कुछ वहाँ पर, तो वो उसके आपको पास्ट ईयर्स बहुत हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन ये टॉपिक, इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, एक यही अभी तक था जो पुराना था, अभी तो बाकी सब नया। स्ट्रैटेजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ये आपको अमित्वा कृष्णा दत्त की बुक आती है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है, वहाँ से पढ़ना है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको डेवलपमेंट करनी है, एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल की। आप डेवलप कैसे करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या चाहिए, इनकम तो चाहिए वो ठीक है, उसके अलावा क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्कूल्स बनाइए, हेल्थ, स्कूल्स बनेंगे, लोग पढ़ेंगे तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। एजुकेशन के बाद हेल्थ चाहिए तो हॉस्पिटल बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सड़कें बनाइए। ठीक है, लोगों को मोबाइल की अवेलेबिलिटी कराइए, मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ, उससे बिजनेस बढ़ता है, उससे उनकी बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होती हैं। जैसे आप आजकल पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा तो ही पढ़ पाएंगे तो आपकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। अभी जो इस बार जो रिजल्ट्स आए नीट वगैरह के और जेई के, इन रिजल्ट्स में देखा यह गया कि जो दूर दराज के स्टेट्स हैं, जहाँ तक पहले जहाँ से एजुकेशन इतनी ज़्यादा जहाँ पे शायद नहीं थी, वहाँ से बच्चे क्वालिफाई इतना नहीं करते थे, लेकिन कोविड के बाद जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का स्प्रेड हुआ है, वहाँ के बच्चे भी अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब अवेलेबिलिटी हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आप डेवलप कर सकते हैं। इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अगर आप प्रमोट करते हैं तो और डेवलप कर सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो पॉश कॉलोनी उसके साथ में एक स्लम है, ये नहीं होना चाहिए। सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, इसमें सबका फायदा होगा। ये हमें कभी कभी लगता है अरे उनको मिल जाएगा तो हमारे को तो फिर मेड्स कहाँ से मिलेंगी, ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे, आपकी इनकम भी बहुत बढ़ जाएगी सर। सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबकी इनकम बढ़ेगी और इसमें सभी का फायदा होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं डेवलप कंट्रीज, वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, करवा दूंगा, ठीक। ओके जी, अब इसके बाद ये यूनिट जो है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये पूरी की पूरी यूनिट ये पुराने सिलेबस में थी, एज इट इज यहाँ पर आ गई है। कुछ चैप्टर्स और भी थे वो डिलीट कर दिए हैं, लेकिन ये तीनों चैप्टर्स में 3 चैप्टर तीनों दिन पहले भी थे।
यहां से न्यूमेरिकल आएगा जी जरूर, एक तो जरूर आएगा, दो भी आ सकते हैं। वो जो मैंने ऊपर डेमो लेक्चर लगाया न्यूमेरिकल का, यहीं से लगा रखा है। यहां से हर साल न्यूमेरिकल आता है, आपको भी आएगा जरूर, ठीक है। यहाँ 3 चैप्टर हैं, पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन बाय अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाय चैप्टर 6 ऑफ देवराज रे, एंड पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन चैप्टर 8 देवराज रे। मेरे आपको एडवाइस ये है कि आप इसको इस ऑर्डर में मत पढ़िए जिस ऑर्डर में कोर्स ने दिया है। कोर्स ने पहले अमर्त्य सेन बताया है आपको, फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर देवराज रे का पॉवर्टी एंड अंडर न्यूट्रिशन। मैं आपको ये कहता हूँ कि पहले आप चैप्टर 8 पढ़िए, सॉरी चैप्टर 9 पढ़िए वाला, पहले चैप्टर 9 पढ़ लीजिए वाला। ये चैप्टर पहले पढ़िए, सबसे पहले ये पढ़िए यूनिट में। यहां पे आप समझेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स में बात होगी, नंबर्स की बात होगी, ठीक है। उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके 4 क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एनोनिमिटी प्रिंसिपल, पॉपुलेशन प्रिंसिपल, रिलेटिव इनकम प्रिंसिपल एंड डेल्टन प्रिंसिपल। फिर आप यहाँ पे लॉरेंस कर्व कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, रेंज, कुजनेट्स रेशियो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, गिनी कोफिशिएंट। यहाँ पे सर ये सब न्यूमेरिकल जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा पता है, बता देता हूँ। न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ लॉरेंस कर्व से और सिर्फ गिनी कोफिशिएंट से, बाकी कहीं से न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। वो बहुत आसान है, उनसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस आपको पढ़ने के लिए है, आप 10 मिनट में पढ़ के समझ जाओगे क्या है। इन्हीं पे फोकस करना है, लॉरेंस कर्व पे और गिनी कोफिशिएंट पे, और थ्योरी में ये जो 4 प्रिंसिपल है इन पे फोकस करना है। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 8 है देवराज रे का, वो एक्चुअली आपको बताएगा पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है। उसके बाद आप पढ़ पाएंगे पॉवर्टी एज कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन जो अमर्त्य सेन ने बोला है। पहले पॉवर्टी पता नहीं और एज ए डेप्रिवेशन पढ़ने पहुंच जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो पॉवर्टी को पहले समझते हैं, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव क्या है, टेम्पररी पॉवर्टी, क्रोनिक पॉवर्टी, फिर पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं, हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो, इनकम गैप रेशियो। ये न्यूमेरिकल आएगा सर, एक न्यूमेरिकल यहां से आता है लॉरेंस और गिनी कोफिशिएंट से, एक यहां से आता है हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो, इनकम गैप रेशियो। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, या तो वो आएगा या ये आएगा या दोनों आ जाएंगे। अभी देखो मैं आपको पुराने पेपर के बेसिस पे गेस करने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि वहां कोर्स कुछ और था, अब यहाँ कोर्स कुछ और है, वहां पेपर का पैटर्न कुछ और था, अब यहाँ नया पेपर पैटर्न आएगा। डीयू ने भी तो बताया नहीं है, बस इतना बताया, मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 5 करने होंगे, इतना ही बोला इन्होंने। लेकिन कितना थ्योरी कितना न्यूमेरिकल वो तो प्रैक्टिस से मालूम चलेगा, 1-2 साल जब पेपर हो जाएंगे। मैं आपको अभी पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट और ये हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो, इनकम गैप रेशियो, इनमें से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता रहा है, आपको भी आएगा। इसके बाद एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस आएंगे, यहाँ पे आप डेटा स्टडी करेंगे, यहाँ पे मेनली आपको साउथ एशिया में और अफ्रीका में मिलेगी पॉवर्टी, उनके डेटा को स्टडी करने वाले हैं। फंक्शनल इम्पैक्ट क्या है पॉवर्टी का क्रेडिट पर, इंश्योरेंस पे क्या असर पड़ता है, पॉवर्टी का न्यूट्रिशन पे क्या असर पड़ता है, लेबर मार्केट पे क्या असर पड़ता है, वर्क कैपेसिटी पे क्या असर पड़ता है, और कैसे पॉवर्टी की वजह से अनइक्वल शेयरिंग होती है। देखिए जब पैसा नहीं होता परिवार के पास और बच्चे को पढ़ाना है, 2 बच्चे हैं, एक है बेटा एक है बेटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सच्चाई है। इससे कोई आंख मूंद ले तो उसकी इच्छा है, लेकिन सच तो यही है कि अगर पैसा नहीं है, एक बेटा है और एक बेटी है, किसको पढ़ाएं? आप भी जवाब जानते हैं, फैमिली किसको पढ़ाएगी। तो ये जो अनइक्वल शेयरिंग है, अगर खाने को पर्याप्त फूड अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है, तो जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको पहले खाना दिया जाता है। फीमेल मेंबर्स को अगर कुछ बच जाए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हार्श रियलिटीज हैं जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। कभी कभी सब्जेक्ट थोड़ा इमोशनल कर देता है, लेकिन ठीक है, सब्जेक्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अनइक्वल शेयरिंग है पॉवर्टी की वजह से, और यही अनइक्वल शेयरिंग लेकर आती है कैपेबिलिटी डेप्रिविएशन, जो आप पढ़ने वाले हैं अमर्त्य सेन की रीडिंग में। कैसे पॉवर्टी कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन लेकर आती है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है, गरीबों में भी, जहां गरीबी है वहां भी कुछ को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनकम पॉवर्टी है और कैपेबिलिटी पॉवर्टी है। कैपेबिलिटी पॉवर्टी क्या है? देखिए, इनकम पॉवर्टी तो एक चीज है,
कैपेबिलिटी पॉवर्टी क्या है? पैसा है मगर फिर भी रिस्ट्रिक्शन है। फीमेल्स हैं जॉब नहीं कर सकती, फीमेल्स हैं पढ़ नहीं सकती, जेंडर के बेसिस पे, कई जगह पे कास्ट के बेसिस पे, कई जगह पे रिलीजन के बेसिस पे, ये सब जो कैपेबिलिटी डेप्रीवेशंस हैं, ये एक तरह की पॉवर्टी है जो अमर्त्य सेन, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस बात के ऊपर। इनइक्वालिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी है, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी है, और अपॉर्चुनिटीज की भी इनइक्वालिटी है। क्या आपको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सोसाइटी में सब जगह? नहीं मिलती, उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन लेकर आती है, हेल्थ केयर कैसे कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन लेकर आती है, फिर डेटा है इंडिया और अफ्रीका का जो मैं बार बार बोल रहा हूं, और फिर जेंडर इनइक्वालिटी, मिसिंग विमेन। आप जानते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में भी, आप जानते हैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जेंडर रेशियो बहुत वियर्ड है। मुझे ध्यान है जब मोदी जी 2014 में आए थे, सबसे पहले उन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिसिंग विमेन, जेंडर रेशियो बहुत एब्सर्ड हो चुकी है कई स्टेट्स में, बहुत एब्सर्ड हो चुकी है। लेस देन 800 वुमेन पर 1000 ऑफ मेन। जहां 1000 आदमी हैं वहां 800 से कम औरतें हैं। बहुत एब्सर्ड जेंडर रेशियोज हैं कई जगहों पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जहां पे जेंडर टेस्ट करके बर्थ से पहले ही बच्चे को किल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है, आपको यहाँ पे जाननी है, समझनी है। एक्चुअली में डेवलपमेंट इसी का नाम है कि जहाँ पे ये सब कुछ ना हो, जहाँ पर ये सब डेप्रिवेशंस ना हो, यही आपकी डेवलपमेंट का सही मतलब है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, डेवलपमेंट मतलब इनकम तो है ही। डेवलपमेंट में आपको समझना है कि सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए, सबके पास हेल्थ होनी चाहिए, सबके पास साफ पानी, क्लीन वाटर होना चाहिए, सबके पास सैनिटेशन होनी चाहिए, सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इनकम का सोर्स होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये सब आप यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ते हैं। अभी और बहुत कुछ है, यहाँ खत्म हो जाता है, फिर अगले सेमेस्टर में आएगा वापस से। मैंने बताया डेवलपमेंट थ्योरी एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप देखेंगे कि रूरल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर रूरल सेक्टर से लोग अर्बन सेक्टर में माइग्रेट क्यों करते हैं, माइग्रेट कब करते हैं, माइग्रेट कैसे करते हैं, उस पर मॉडल्स हैं। ठीक है, तो अब अगले सेमेस्टर में जब आके तब बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे इतना खत्म हो जाता है। अब इसमें कोई खास इस यूनिट में न्यूमेरिकल तो नहीं है यहाँ पर, सॉरी इन दो टॉपिक्स के अलावा ये मैंने बता दिए, और कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं है। तो एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है इनइक्वालिटी से, एक पॉवर्टी से, बाकी सब तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका, 4 यूनिट्स कंप्लीट। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं एग्जाम पैटर्न पे अगर आपको लेके चलूँ, मैं बता चुका हूँ वैसे, डीयू ने अभी तक डिटेल तो बताया नहीं, इतना बताया जी कि 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, 40 मार्क्स का कंटिन्यूस असेसमेंट होगा, कि जो क्लास टीचर आपके ऊपर नज़र रखेंगे, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे मार्क्स देंगे। एंड टर्म एग्जामिनेशन जो है वो 90 मार्क्स की होगी, उसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, कोई 5 करने होंगे, 18 मार्क्स ईच का होगा। ठीक है जी, आइडियल बात तो यह है कि 4 यूनिट हैं, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आ जाएं, 4 2 ज़ार 8, कोई 5 आप कर लीजिए। कोई 5 करेंगे तो हर यूनिट से आपको 1-1 क्वेश्चन करना होगा। बाकी देखते हैं किस तरह का पैटर्न वो बनाते हैं। तो मेनली सब्जेक्ट जो है ये थ्योरेटिकल है। हम लोग क्या करते हैं, आपको हर कंसेप्ट के पहले लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताते हैं, पास ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए। होपफुली ये सब्जेक्ट आप अब तक कुछ बातें आपको समझ में आ गई हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग। कोई ऐसी क्वेरी है जो शायद आपको अभी तक पता नहीं चली है, आप जानना चाहते हैं, नीचे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।